ब्लैकमेल करने के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? तुषार रिया को उसे अंधेरे भरे कमरे से निकलकर अपने आलीशान कमरे में ले गया। ये घर तुषार ने अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा था, अपने और रिया के रहने के लिए, जहां कुछ दिनों से रिया को किडनैप करके रखा गया था। यही तुषार का आलीशान कमरा था, जहां तुषार रिया का हाथ पकड़ कर ले आया। उसने कमरे के बैग के पास रिया को खड़ा करके अपनी हेड उतरकर साइड में काउच पर फेंकते हुए गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को ए, इसे कहते हैं अपना घर, तुम्हें याद है ना? मैंने और तुमने सपना देखा था कि हम दोनों शादी के बाद एक घर में एक साथ बिल्कुल हैप्पी मैरिड कपल की तरह रहेंगे। मेरे सीने पर सर रखकर तुम ऐसी बहुत सारी बातें बोला करती थी। रिया होते हुए तुषार को देखकर बोली, और जस्ट शट अप, मुझे मेरी की हुई घटिया गलतियां याद मत दिलाओ, और वैसे भी तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। तुम्हें पता नहीं है, मैं एक आंच ओबरॉय तक को नहीं छोड़ने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो बेचारा मेरे बॉयफ्रेंड का कातिल नहीं निकला। तो तुम कौन सी खेत के मूली हो? तुषार फिर से रिया की बात पर बोला, अरे छी, मूली बनना भी कौन चाहता है? मुझे फिर से अपना स्वीट हार्ट बना लो। रिया अपना एक पैर जोर से फ्लो पर पटकते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्कोर जस्ट शट अप स्वीट हार्ट, माई फुट, क्यों रखा है तुमने मुझे यहाँ पर? तुषार रिया के सामने आते हुए उसके चेहरे के आगे आते खुले बालों को हल्का सा अपनी उंगली से साइड करते हुए बोला, अंडरस्को तुमसे प्यार करने के लिए। उसका हाथ झटक उसे गुस्से से अपनी गहरी काली आंखों से देखते हुए बोली, अंडरस्को डोंट डेयर टू टच मी। तुषार थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला, TCH बेबी, जब मैं तुम्हें टच कर लेता हूँ उसके बाद बोलती हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? नो वाइज जान, अब तो तुम मुझे बता ही दो कि और कहाँ कहाँ टच नहीं करना है। मैं तुम्हारे सारे रूल्स ब्रेक कर दूंगा। इतना कहते हुए तुषार ने रिया की कमर में हाथ डालकर अचानक से उसे अपनी तरफ खींच लिया और रिया के सीने से अपने सीने को टकरा लिया। रिया को भी और गुस्सा आ गया। फिर उसने तुषार के सीने पर मुक्के बरसाते हुए तुषार से दूर होने की कोशिश की ही थी कि तभी तुषार ने रिया का एक हाथ पकड़कर उसे के कमर के पीछे उसे हाथ को ट्विस्ट कर दिया। रिया जोर से चीख पड़ती है। तभी तुषार उसके दर्द भरे चेहरे को देखते हुए गुस्से से बोला, अंडरस्को चाहूं तो तुम्हारे भाई को जान से मारने की धमकी देकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं मैं। तुम तो मेरे साथ गहराई तक पहले ही इंटीमेट हो चुकी हो। फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपनी जिंदगी में रखना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हारे इतने नखरे सह रहा हूँ। औकात में रहो, वरना वहाँ मेरे एक ऑर्डर से तुम्हारे भाई पर गोलियों की बौछार हो जाएगी। रिया अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए गुस्से से तुषार को घूरकर बोली, अंडरस्को तुम जैसा इंसान और कर भी क्या सकता है? किसी की कमजोरी पर वार ही तो करना आता है तुम्हें। पहले मेरे बॉयफ्रेंड को मारा और अब मेरे भाई के पीछे पड़े हो, और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरा भाई तुम्हारी कब्जे में है? तुषार थोड़ा मुंह खोलकर बोला, ओह, सबूत तो मैं तुम्हें दिखाना भूल ही गया। तुम इतनी बकबक जो करती हो, काम की बातें ही भुला देती हो मुझे बेबी। इतना अगर मेरे साथ रोमांस करने में टाइम लिया होता तो खुश होकर मैं तुम्हारे भाई को छोड़ देता। उफ, चलो पहले तुम्हें सबूत दिखा देता हूँ। इतना बोल तुषार ने परिया को ढीला छोड़ दिया और धीरे से उससे दूर होते हुए झुककर उसने बेड के बगल लगे नाइट स्टैंड से रिमोट उठाया और रिया के चेहरे को, जो कि अभी उसे गुस्से उसे ही घूर रही थी, को देखते हुए बोला, अंडरस्को मुझे तो तुम्हें पूरी जिंदगी देखना है बेबी, अभी थोड़ा देर टीवी पर ध्यान दो। कहकर उसने रिया के चेहरे को देखते हुए ही टीवी स्क्रीन ऑन कर दिया। रिया की नज़र टीवी पर गई और कुछ ही देर में उसने एकदम से हताश होकर अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए और लगभग रोनी सूरत बनाते हुए वो टीवी स्क्रीन को देखने लगी। टीवी स्क्रीन पर एक तकरीबन 30 साल का लड़का था, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। दोनों को बेहोश करके कमरे में अस्त व्यस्त तरीके से रखा गया था। कमरे की हालत ही देखकर बताया जा सकता था कि वो दोनों किस तरीके से उसे कमरे में स्ट्रगल कर रहे होंगे। कमरा पूरी तरीके से बंद था और अंदर कुछ वाइन की पेटियां पड़ी थी, जिसके बीच उन दोनों को बस यूं ही पटक दिया गया था। और वहां भी 3 लोग पहरा दे रहे थे। रिया के आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी अचानक तुषार उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके पेट पर अपनी सख्त हथेली चलते हुए उसके कंधे से उसके बाल साइड करके झुककर वहां अपने होंठ रखते हुए रिया के कंधे पर चूम लिया और आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर अपनी सांसों की हवा रिया के कंधे पर छोड़ते हुए वो रिया के कंधे पर ठुड्डी रखकर नजर उठाकर टीवी स्क्रीन को देखते हुए बोला, अंडरस्को अब यकीन हुआ स्वीट हार्ट, तुम्हारा भाई और उसकी चुनमुन सी बेटी बच्ची 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। आई नो, अब जल्दी से मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दो और इन दोनों की जिंदगी बचा लो। बेचारी बच्ची के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जितना लेट करोगी उतना ज्यादा इन्हें तकलीफ दूंगा और इस बच्चे के एग्जाम्स छूट जाएंगे।
तुम्हारे हाँ करते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा और सही सलामत इन दोनों को दुबई दोबारा भेज दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे ड्रामे चालू रहे ना, तो तुम्हें पता है जिस तरीके से मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा मैंने, उस तरीके से या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से इन दोनों को बम से उड़ा दूंगा। या एक काम करता हूँ, वहाँ वाइन की बोतल पड़ी है, इन्हीं में आग लगा दूंगा, कमरे में धुआं धुआं, और तुम मांगती रहना यहाँ बैठकर उन दोनों की जिंदगी की दुआ। अपनाना तो तुम्हें मुझे फिर भी पड़ेगा। इतना नुकसान क्यों करना चाहती हो अपना? शादी कर लो मुझे रिया। मेरी सच्चाई जानने से पहले तुम जैसी जिंदगी मेरे जीने का सपना देख रही थी, वैसे जिंदगी जी लो मेरे साथ। आई स्वेयर अब की बार मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाया करूंगा। आई प्रॉमिस। रिया एकदम से अपने पेट पर से तुषार का हाथ झटक कर पीछे मुड़ के तुषार को मुक्का बनाकर एक पंच मार देती है, जिससे तुषार का चेहरा फिर से एक तरफ झुक जाता है। रिया तुषार को गुस्से से घूरते हुए बोली, अंडस को क्या करोगे मेरे साथ जीकर? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हें कभी प्यार दूंगी? जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी मैं। तुम चाहते तो अपने बारे में सब कुछ बात कर मुझसे माफी मांग सकते थे, लेकिन तुम मेरे साथ खेलते रहे, मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे। और हाउ डेयर यू दोबारा मुझे इस तरीके से पाने की कोशिश करने की भी? चुपचाप मेरे भाई और भतीजी को छोड़ दो, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। अरे वो तो मेरे सगे भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे अपने घर में रखा और तुम उनके साथ गलत कर रहे हो। तुम पागल हो गए हो। मुझे मेरी जिंदगी में जीने दो, वरना अगर मैं अपने पर आ गई ना, तो तुम्हारी बची कूची जिंदगी नरक से बदतर बना दूंगी मैं। तुषार को रिया के पंच से गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर भी उसने आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना चेहरा सीधा किया और रिया को देखते हुए उसके करीब बढ़कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, अंडस को तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नरक ही है रिया। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें पाने का यही तरीका है मेरे पास। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा रिया। लोग बोलते हैं, लेकिन मैं सच में मर जाऊंगा। तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो, वरना मैं वही सब करूंगा जिसकी मैंने तुम्हें धमकी दी है। तुषार रिया की आंखों में झांकते हुए मिक्स फीलिंग के साथ बोल रहा था, जैसे वो उसे धमकी भी दे रहा हो और कन्विंस भी कर रहा हो। उसकी बातों में एक साइकोपना नजर आ रहा था। इधर एसीपी रणवीर राठौड़ ने अनिका को लेकर जो बात कही, उसे सुनकर वीर शॉक हो गया और उससे पूछने लगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बात अनिका की जिंदगी तक पहुंच सकती है। वीर अनिका को लेकर बहुत पजेसिव था। अनिका उसकी कजिन सिस्टर थी, लेकिन अनिका उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। रणवीर राठौड़ ने उसके बाद कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन वीर को एक झटका सा लग गया। रणबीर अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाल वीर की तरफ पीट करते हुए बोला, अंडस को तुम्हारी बहन का हस्बैंड ईएसओ एकांश सिंह ओबरॉय सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि माफिया का सबसे बड़ा मेंबर है। अभी रिसेंटली तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बहन को कुछ खतरनाक लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो कोई और नहीं बल्कि एएसआई के आदमी थे, जिन्हें एकांश के ही किसी दुश्मन ने उसकी बीवी को पर्सनली मारने को भेजा था, ताकि ईएसओ कमजोर पड़ जाए और माफियागिरी से अपने हाथ पीछे कर ले। वीर चौंकते हुए बिल्कुल शौक होकर रणवीर सिंह से बोल, व्हाट एसओ माफिया से जुड़ा हुआ है? रणवीर पीछे मुड़कर वीर को देखते हुए बोला, अंडस को वो कोई आम इंसान नहीं है। ये जितना पैसा जितनी पावर है ना उसके पास, इन चीजों को उसने बहुत गलत तरीके से पाया है। उसके पास हमारे देश के डाटा लीक करने वाले लोगों की भी डिटेल्स है। तुम्हारे कॉलेज में और इंडिया के बाकी सारे कॉलेजेस में, कसिनो में, क्लब्स में ईएसओ की गैंग के सप्लाई किए हुए ड्रग्स बिकते हैं। हमारे देश में और हमारे देश से खतरनाक गैरकानूनी वेपन्स की सप्लाई की जाती है उसके गैंग के द्वारा। यहाँ तक कि हीरे, गोल्ड और बेशकीमती चीजों को भी ईएसओ हमारे देश से बाहर भेजता है। बिजनेस की आड़ में इतने गलत काम करता है वो। हमारे सीक्रेट एजेंट की टीम में अभी रिसेंटली इसराइल के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़ा है, जिनसे ईएसओ के माफिया डॉन होने का सुराग मिला है। और हमने ये चीज पक्की कर ली है, लेकिन एसओ जैसे शख्स को बिना सबूत पकड़ना नामुमकिन है। वो बहुत तरीके आजमा सकता है इन सब चीजों से बचने के लिए। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और मैं जानता हूँ फिर तुम ऐसे इंसान के साथ अपनी बहन को नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छे से जानता हूँ मैं। कोई लड़का अपनी सगी बहन को भी इतना प्यार नहीं करता होगा जितना तुम अपनी कजिन बहन से करते हो। वीर पहले तो इन सब चीजों को सुनकर बहुत हैरान हुआ। एकांश के लिए उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। अपनी बहन को ऐसे शख्स के साथ इमेजिन करना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए रणवीर राठौड़ से पूछा, अंडस को लेकिन आप ये सब मुझे बताकर मुझे क्या चाहते हैं? रणवीर राठौड़ ने सीधे सीधे वीर से कहा, अंडस को तुम्हारी मदद ईएसओ सारे कारनामे बंद करवाने में
और उसे इंडियन गवर्नमेंट के सामने बेनकाब करने में। ये मत सोचो वीर कि वो तुम्हारी बहन का पति है, ये सोचो कि उसकी वजह से तुम्हारी बहन अनिका की जान पर कितना खतरा आ सकता है। वो मां बनने वाली है और हमारे एजेंट की इन्फॉर्मेशन के अनिका ईएसओ को बर्बाद करने के लिए लोग तुम्हारी बहन को मोहरा बना रहे हैं। वो जैसे ही बाहर दिखी उसे खत्म करने की साजिश रच दी जाएगी। मैंने पिछले 1 महीने में इस बारे में काफी कुछ पता किया है, यहाँ तक कि ईएसओ भी अनिका को कहीं बाहर नहीं जाने देता, और लहर जाती है तो उसके पीछे इतने बॉडीगार्ड्स की टीम जाती है कि उसका सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। एक बार ईएसओ ठिकाने लग जाएगा तो तुम्हारी बहन पर कोई खतरा नहीं रहेगा। हमारी टीम में शामिल हो जाओ वीर, ईएसओ को बेनकाब करने में हमारी मदद करो। तुम सीबीआई के खुफिया मिशन को ज्वाइन कर लो। आगे जारी है। आपका दिन शुभ हो। परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल। वीर का शक दूर हुआ। वीर एसीपी के सीक्रेट ऑफिस से निकलकर अपनी केटीएम लेकर घर की तरफ बढ़ रहा था। बीच सड़क पर वो सोच में डूबा हुआ था। वो काफी टेंशन था कि उसकी बहन कितने खतरनाक इंसान की बीवी बन चुकी है। एसीपी ने सबूत के साथ वीर को यही यकीन दिला दिया कि एकांश बिजनेस की आड़ में छुपा एक बहुत बड़ा अपराधी है। वो क्रिमिनल है और उसे जेल में होना चाहिए। वीर के दिमाग में भी ये बात बिल्कुल फिट सी हो गई थी। एसीपी ने उसे सोचने के लिए आज की पूरी रात दी थी। अगर वो मना कर देता है तो ये उसका अपना पर्सनल फैसला होगा, लेकिन इतना सब कुछ जाने के बाद वीर इस चीज के बारे में बहुत सोच रहा था। जाहिर सी बात है वो मना तो करेगा नहीं, क्योंकि बात उसकी बहन पर आई हुई है। देखा जाएगा वीर फैसला क्या लेता है। लेकिन इस वक्त वो बाइक चला ही रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आ गया। एक बार तो सच में डूबे हुए वीर ने कॉल इग्नोर भी कर दिया, मगर दूसरी बार उसने कॉल पिक कर लिया और कॉल पर बोला, अंडस्को हेलो बिन्नी, क्या हुआ? बिन्नी, जो कि किसी दवाई की शॉप के आगे खड़ी थी, वो वीर फोन पर बोली, अंडस्को कहाँ जा रहे हो तुम? अभी जिस रूट से तुम गए हो ना, वही के राइट हैंड के मेडिकल शॉप पर खड़ी हूँ मैं। जाते जाते मुझे भी ले चलो, मैं कुछ दवाइयाँ लेने आई थी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, ऑटो लेने से अच्छा है तुम्हारे साथ ही चली जाऊं। वीर फोन पर बोला, अंडस्को हम वेट, अभी आता हूँ। कुछ ही देर में वीर बाइक लेकर मेडिकल स्टोर के सामने अपना फोन जेब में रख रही बिन्नी के सामने आ गया और बिना बिन्नी की तरफ देखे बिना कुछ सोचते हुए बोला, अंडस्को बैठो। बिन्नी वीर को देखकर बोली, अंडस्को क्या हुआ? तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। वीर गर्दन झुकाकर एक सांस लेते हुए बिन्नी से बोला, अंडस्को कुछ नहीं हुआ है, जल्दी से बैठो, मुझे घर जाना है। बिन्नी अपने कंधे उचक्का कर बोली, अंडस्को ओके। बिन्नी वीर के पीछे आकर बैठ गई। उसने सारी दवाइयां अपने बैग में रख ली और थोड़े शरारती लहजे से वो वीर के कमर के अगल बगल अपने हाथ बांधते हुए वीर से चिपकती हुए उसके पीठ से ओना चेहरा टीका कर आगे बंद करते हुए बोली, अंडस्को अब चलो, सुबह बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रहे थे ना तुम, अब मैं भी थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेती हूँ तुम्हारे जाने से पहले। वीर, जिसके दिमाग में इस वक्त एसीपी और अनिका की बातें ही चल रही थी, उसने बिन्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बाइक स्टार्ट की और थोड़ी देर में वो लोग ओबरॉय मेंशन पहुंच गए। वीर बिन्नी को ओबरॉय मेंशन तक छोड़कर वापस जाने ही वाला था, तभी बिन्नी फिर से उसके चेहरे को परखते हुए बोली, अंडस्को एक मिनट वीर, आखिरकार चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? एकदम भूत बनकर क्यों चल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वीर ने जल्दी से गार्डन नाम हिलाते हुए भी नीचे कहा, कुछ नहीं हुआ है बिन्नी, अनिका का ख्याल रखना। बिन्नी ने आगे बढ़कर एकदम से वीर के केटीएम की चाबी निकालकर अपने सीने में शर्ट के अंदर जल्दी से डाल लेती है। वीर एकदम से बिल्ली की तरफ देखने लगा और फिर उसकी नज़र बिन्नी के सीने गई और उसने जल्दी से अपना चेहरा फिर से नीचे की तरफ करके आंखें बंद करते हुए बिन्नी से कहा, अंडस्को व्हाट द हेल बिन्नी, ये क्या गंदा मजाक है, मुझे चाबी वापस करो। बिन्नी वीर के सामने आकर केटीएम के हैंडल से अपने कमर टिकाते हुए वीर का कॉलर पड़कर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, अंडस्को कुछ तो हुआ है वीर, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है। तुम्हारे चेहरे से समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल का हाल, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पा रही हूँ। सुबह तुम्हारा बिहेवियर कुछ और था और अब तो तुम नॉर्मल से भी ज्यादा अजीब बिहेवियर दिखा रहे हो। वीर ने अपने दोनों कॉलर पकड़े बिन्नी की मुट्ठी को थोड़ा ढीला करने की कोशिश करते हुए बिन्नी से बिना नजर मिले उसके चेहरे को देखकर कहा, अंडस्को कुछ नहीं हुआ बिन्नी, छोड़ो मुझे और ये ऐसी हरकतें मेरे सामने बिल्कुल मत किया करो, समझी? नो प्लीज साइड, मुझे जाने दो, आई नीड रेस्ट। बिन्नी एकदम से वीर के सर पर हाथ रख आश्चर्य से वीर से बोली, अंडस्को क्या हुआ वीर, तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया? वीर ने अपना चेहरा ना में हिलाते हुए बिन्नी से कहा, अंडस्को कितनी बार समझाओ बिन्नी, कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो मुझे। बिन्नी एकदम से वीर दूर हो गई लेकिन और गुस्से से वीर को देखते हुए बोली, चाबी चाहिए तो अब लेकर दिखाओ।
नहीं मिलेगी तुम्हें चाबी। इतना बोल बहुत तेजी से अपना बैग लिए ओबेरॉय मैंशन के अंदर भागने लगी। वीर जल्दी से बाइक पर से उतरते हुए बिन्नी को जाते देखकर थोड़ा लाउडली बोला, स्टॉप इट, ड्रामा मत करो, जल्दी से मुझे चाबी दो, मुझे घर जाकर थोड़ा आराम करना है। बिन्नी वीर से दूर जाते हुए थोड़ी तेज आवाज में भी से बोली, चाबी लेनी है तो अंदर आ जाओ, मैं अनिका के कमरे में जा रही हूँ। इधर भी परेशान होकर अपना चेहरा ना मिलते हुए खुद से ही बोला, अंडरस्को ओ आई एम टोटली ब्लैंक, क्या हो रहा है ये सब, किस पर यकीन करूं और किसका साथ दूं। तभी उसे मेंशन के अंदर आते तीन कई गाड़ियां दिखाई दी, जिनमें से बीच वाली गाड़ी में एक अंश था। तीनों गाड़ियां पार्किंग एरिया में रुकी और एक अंश के लिए उसका ड्राइवर निकाला और उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते खोलते हुए सीधा खड़ा हो गया। एक अंश गाड़ी से फोन चलाते हुए निकला और मेंशन के अंदर आने लगा। बाकी के दो गाड़ियों में एक अंश के बाउंसर थे जो कि वही बाहर खड़े हो गए। वीर इस नज़ारे को देखकर मन ही मन को सोचने लगा। एक अंश वीर के सामने से फोन चलते चलते ओबेरॉय मेंशन के अंदर जाने लगा। उसने वीर को एक नज़र देखा तक नहीं। तभी पीछे से वीर ने एक अंश को टोकते हुए कहा, अम्मा, मिस्टर ओबेरॉय, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। एक अंश मेंशन के अंदर जाते जाते एकदम रुक गया और अपना फोन लॉक करके जब में रखते हुए वो पीछे मुड़कर वीर को देखकर एक आईब्रो ऊंचका कर बोला, अंडरस्को मुझसे बात करना चाहते हो, बोलो क्या बात है। वीर एक कदम और एकांश की तरफ बढ़ते हुए नर्म लहजे से एकांश से बोला, वो मैं पूछना चाहता था कि उस दिन अनिका पर जो अटैक हुआ था, जिन लोगों ने वो अटैक किया था, उनमें से एक शख्स को पहचान लिया मैंने। वो ऐसे ही के आदमी थे जिनकी मैंने फोटो देखी थी टीवी पर। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, आपकी उनसे क्या दुश्मनी है कि वो लोग को करने के लिए आए थे। एकांश सवालिया नजरों से वीर को देखते हुए बोला, अंडरस्को अचानक से तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। वीर थोड़ा सा घबराते हुए बोला, अंडरस्को नहीं, वो उस दिन मैंने आपसे पूछा नहीं था उस बारे में, ऐसा कभी हुआ नहीं है ना मेरे सामने। तो वीर की बात सुन एकांश अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाल गर्दन धीरे से हाँ में हिलाते हुए बोला, अंडरस्को हमम आई थिंक आई अंडरस्टैंड, मेरे बहुत दुश्मन है, एक नहीं सैकड़ों है। यहाँ तक कि इंडिया गवर्नमेंट के कुछ प्यादे भी मुझे बदनाम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जिसके पास जितना पैसा जितनी पावर, उसके उतने ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं। तुम बेफिक्र रही, तुम्हारी बहन को लेकर तुम्हारी सारी टेंशन अब मुझ पर छोड़ दो। शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ईएसओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता है। ओके, अब अंदर चलो, एक साथ बैठकर कॉफ़ी पी लो, अनिका को अच्छा लगेगा। एकांश ने पहली बार वीर से इतनी क्लियरली और इतनी सॉफ्टली बात की थी, और इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोग भी एकांश के दुश्मन है। ये सुनकर वीर को अब एसीपी पर ही शक होने लगा। उसे लगा क्या पता एसीपी भी एकांश के दुश्मनों में से एक हज, और वो एकांश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने उसकी बहन की जिंदगी का हवाला देकर उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की। वीर का दिमाग जो इतनी देर से फटे जा रहा था, अब वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसने एकांश को हल्की सी स्माइल पास करते हुए कहा, अंडरस्को चलिए अंदर चलते हैं। थोड़ी देर में दोनों एकांश के कमरे में आ गए, जहां अनिका और बिन्नी चूचप में लगे हुए थे। एकांश और वीर को एक साथ देखते ही दोनों चुप हो गए। अनिका, जो बेड पर आलती पालती मारकर बैठी दिनों को आते देख एकांश और वीर से बोली, अंडरस्को वाओ, आज मेरे दोनों हीरो एक साथ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। हाय, दोनों कितने क्यूट लग रहे हो। वीर मुस्कुराते हुए अनिका के पास आकर बैठ गया और बोला, अंडरस्को क्यूट तो तू है मेरी पिंकियम, हम दोनों तो हैंडसम डैशिंग है, क्यों मिस्टर ओबेरॉय। वीर थोड़ी सी एक्साइटमेंट के साथ एकांश से पूछता है। वीर की बात पर एकांश उसे कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन अपना कोट उतारकर सोफे पर रखते हुए उसे एक स्माइल पास कर देता है। उसके बाद वीर की नज़र अनिका के बगल में बैठी बिन्नी गई, जो कि उसे ही शरारती अंदाज में घूर रही थी। वीर बिन्नी को गुस्से से देखते हुए बोला, अंडरस्को बिन्नी की बच्ची, रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, मेरी गाड़ी की चाबी दे। और इतना बोल वीर बेड पर से उठकर बिन्नी की तरफ बढ़ गया। बिन्नी भी जोर से चिल्लाते हुए अनिका के कमरे से बाहर निकल कर बोली, अंडरस्को ले सकते हो चाबी तो लेकर दिखाओ। जब तक मुझे वो वजह नहीं पता चल जाती कि तुम्हारा मुंह क्यों गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, तब तक मैं नहीं देने वाली तुम्हें चाबी। वीर उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, अंडरस्को कौन सी वजह बंदरिया, अब देखा आई एम स्माइलिंग, अब मुझे मेरी चाबी वापस दे। वीर भी बिन्नी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अनिका उन्हें देखते हुए बोली, अंडरस्को हो, आप लोग कितने लकी हो, इतने अच्छे से उछल कूद कर खेल रहे हो, और मैं, मुझे तो बेड से नीचे भी नहीं उतरने दिया जाता। वो दोनों जा चुके थे। इधर अनिका की बात एकांश ने सुन ली और वो अपने शर्ट के बटन ढीले करते हुए अनिका के सामने आकर बेड पर बैठ गया।
एकांश का सख्त कटीला मस्कुलर बदन, अनिका ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुंह फूला कर बोली, अंदस को क्या है अब? एकांश अनिका के मासूमियत भरे चेहरे को देखते हुए बोला, अंदस को क्या करना चाहती हो अब? अनिका बड़े से एक्सप्रेशन के साथ पूरे कमरे की तरफ देखकर हाथ फैलाए हुए बोली, अंदस को इस जेल से बाहर निकलना चाहती हूँ। आई एम बोर्ड मिस्टर थर्की, एक काम करो, मुझे टेरेस पर लेकर चलो, खुली हवा में सांस लेना है मुझे। एकांश अपने कंधे उचकाते हुए बोला, अंदस को बस इतनी सी बात, अभी चलो। इतना बोल एकांश अनिका की तरफ से गोद में उठाने के लिए उसकी तरफ झुकने लगा। तभी एकदम से अनिका एकांश के दोनों बाह पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसे रोकते हुए बोली, अंदस को मैं खुद चल सकती हूँ, तुम मुझे लेकर जाओगे और बाहर कोई देख लेगा तो सब क्या सोचेंगे? एकांश उसके चेहरे की तरफ बढ़कर सर्द आवाज में अनिका की आंखों में देखे बोला, अंदस को क्या सोचेंगे? अनिका कुछ और कुछ बोलती, इससे पहले ही एकांश ने अनिका के चेहरे के और करीब जाकर उसके होठों पर किस कर लिया। अनिका एकदम से बोलते बोलते रुक गई और उसके दिल की धड़कन में तेज तेज चलने लगी। उससे थोड़ी दूरी और उसे एकदम से गोद में उठा लिया, कंधे पर अपने हाथ रख लिया और एकांश उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद बोलो टेरेस पर आ गए, जहां एकांत ने अनिका को सेफली चुपचाप खड़ा कर दिया और अनिका बाहें फैलाकर गहरी सांस लेने लगे।